पहली फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का केंद्रीय बजट पेश किया। ये उनका 8वां बजट था। हर तरफ बजट को लेकर उत्सुकता थी। सब जानना चाहते थे कि बजट उनकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित भारत बजट कहा। उन्होंने बचत पर बजट के फोकस पर जोर दिया। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग और कम आय वाले समूहों को सशक्त बनाना था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ। ये 13 फरवरी तक चला। दूसरा सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए निर्धारित किया गया था। इससे बजट पर अच्छी तरह से चर्चा हो पाई। बजट के प्रस्तावों का विवरण देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज वित्त विधेयक बजट की घोषणा के अगले हफ्ते पेश किया जाना था। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं था, यह उम्मीदों और आकांक्षाओं का बजट था। यह एक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा का बजट था। इस बजट का उद्देश्य एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव रखना था। बजट 2025 की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक थी इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव। नए सिस्टम से आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा आने का वादा किया गया था। यह टैक्स स्लैब में बदलाव और रिबेट में बढ़ोतरी जैसे कई उपायों से किया गया। नए टैक्स सिस्टम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अच्छी खासी टैक्स में बचत थी। संशोधित टैक्स स्लैब से और राहत मिली। जैसे 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच की आय पर केवल 5% टैक्स लगाया गया। सेक्शन 87A रिबेट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करना भी एक स्वागत योग्य कदम था। 60,000 रुपए तक की इस रिबेट से कम आय वालों को अतिरिक्त टैक्स लाभ मिला। वेतन भोगी लोगों के लिए मानक कटौती को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। इसका मतलब था कि वेतन भोगी लोग बिना कोई इनकम टैक्स दिए 12.75 लाख रुपए तक कमा सकते थे। इनकम टैक्स सिस्टम में ये बदलाव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देकर सरकार का उद्देश्य खर्च को बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना था। बजट 2025 में घोषित इनकम टैक्स में बदलाव से आम आदमी को बड़ी राहत मिली। सरकार का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स राजस्व को छोड़ने का फैसला टैक्स देने वालों पर आर्थिक बोझ कम करने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। नए टैक्स सिस्टम ने करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी बचत का वादा किया। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग जीरो इनकम टैक्स देने की बात से खुश हो सकते थे। ज्यादा इनकम वालों के लिए नए टैक्स स्लैब और बढ़ी हुई रिबेट का मतलब अच्छी खासी बचत था। जैसे 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति नए सिस्टम के तहत 25,000 रुपए तक बचा सकता है। इसी तरह 18 लाख रुपए सालाना कमाने वाले का टैक्स 80,000 रुपए तक कम हो सकता है। ये बचत भले ही छोटी लगे, एक आम परिवार के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ने की उम्मीद थी। जेब में ज्यादा पैसा होने से लोगों के उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा खर्च करने की संभावना थी, जिससे मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने पर ध्यान देने वाले बजट 2025 से उपभोक्ता खर्च में तेजी आने की उम्मीद थी। टैक्स में बचत का मतलब था कि लोगों के पास उन चीजों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा था जिन्हें वे टाल रहे थे। ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे टिकाऊ उपभोक्ता सामानों के लिए खास तौर पर सही था। 2 व्हीलर और कार उद्योग को भी बजट से फायदा होने की उम्मीद थी। टैक्स बचत से बढ़ी हुई उधार लेने की क्षमता का मतलब था कि अब ज्यादा लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं। बिना ब्याज वाली EMI सहित आकर्षक फाइनेंसिंग विकल्पों की उपलब्धता से इसे और बढ़ावा मिला। नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स लाभ देने का सरकार का फैसला बहुत अच्छा था। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बजट के प्रावधानों से लाभान्वित हो सके। उपभोक्ता खर्च में अनुमानित वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। सेक्शन 5 मल्टीप्लायर इफेक्ट विकास की लहर। बजट 2025 से बढ़े हुए उपभोक्ता खर्च से अर्थव्यवस्था पर लहर प्रभाव पड़ने की उम्मीद थी, जिसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं।
यह आर्थिक घटना तब होती है जब खर्च का शुरुआती इंजेक्शन समग्र आर्थिक गतिविधि में बड़ी वृद्धि की ओर ले जाता है। जैसे जब कोई नया फ्रिज खरीदता है तो उसके द्वारा खर्च किया गया पैसा दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार बदले में इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को वेतन देने, किराया देने और ज्यादा सामान खरीदने के लिए करता है। यह चक्र जारी रहता है जिसमें शुरुआती खर्च कई व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आय और व्यय उत्पन्न करता है। बजट 2025 से टैक्स में बची 1 लाख करोड़ रुपए की राशि से कहीं ज्यादा उधार लेने और खर्च करने की संभावना थी। जैसे टैक्स कटौती के कारण हर महीने 8,000 रुपए बचाने वाला व्यक्ति कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए उस राशि का 10 गुना उधार ले सकता है, जिससे शुरुआती बचत का प्रभाव बढ़ जाता है। सेक्शन 6 सरकारी खर्च, आपके टैक्स के पैसे कहां जाते हैं। बजट 2025 में वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की खर्च योजनाओं का उल्लेख किया गया था। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 11.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के फोकस को दर्शाता है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां 31.47 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थीं। सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय 47.16 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। राजकोषीय घाटा यानी सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर जीडीपी के 4.8% होने का अनुमान था। इन आंकड़ों ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी। बजट का उद्देश्य खर्च के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना था। विभिन्न क्षेत्रों को धन का आवंटन आने वाले वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। सेक्शन 7 सेक्टोरल स्पॉटलाइट, रक्षा से लेकर कृषि तक। बजट 2025 में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया गया। रक्षा क्षेत्र को 4.91 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऊर्जा क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि हुई, इसे 81,174 करोड़ रुपए मिले। इससे ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर सरकार के जोर का पता चलता है। हालांकि आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र के आवंटन में थोड़ी कमी आई, इसे 95,298 करोड़ रुपए मिले। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि पर काफी ध्यान दिया जाता है। बजट में किसानों के लिए कई सहायता योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार और फसल बीमा कार्यक्रम शामिल है। बुनियादी ढांचे का विकास एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रही। सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए एक संशोधित यूडीएन योजना और असम में एक नए यूरिया संयंत्र की स्थापना की घोषणा की। सेक्शन 8 विशेषज्ञों की राय, बजट 2025 वरदान या अभिशाप। बजट 2025 को वित्तीय विशेषज्ञों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। दूसरों ने राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. विजय शंकर ने कहा कि इनकम टैक्स में कटौती से उपभोक्ता धारणा को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा। इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने संभावित जोखिमों के प्रति आगाह किया। वित्तीय विश्लेषक सुश्री अदिति देसाई ने चेतावनी दी कि विकास पर ध्यान देना सराहनीय है, लेकिन सरकार को राजकोषीय घाटे से सावधान रहने की जरूरत है। बेकाबू खर्च से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। बजट पर शेयर बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने निवेशकों के विश्वास का संकेत दिया। बजट की घोषणा के बाद 2 कारोबारी सत्रों में बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी वित्त कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी देखी गई। सेक्शन 9 एक उज्जवल भविष्य, बजट 2025 और आम आदमी। टैक्स सुधारों और क्षेत्र विशिष्ट आवंटनों पर ध्यान केंद्रित करने वाले बजट 2025 ने आम आदमी के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार के जोर के साथ
लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना थी। खर्च करने की बढ़ी हुई शक्ति बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और समग्र कल्याण में तब्दील हो सकती है। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। ग्रामीण विकास और कृषि पर बजट का जोर किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के जीवन को बेहतर बना सकता है। हालांकि बजट 2025 का दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाना बाकी है, लेकिन निस्संदेह इसने लोगों में आशा और आशावाद की भावना पैदा की। हालांकि बजट की सफलता सरकार द्वारा अपने प्रस्तावों के कुशल कार्यान्वयन और संभावित चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी।